सभी का स्वागत है इस नए और काफी गहरे विश्लेषण में। आज का जो विषय है वो उन सभी लोगों के लिए एकदम फाउंडेशनल है जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से जुड़े हैं। हाँ, और हमारे सामने आज जो नोट्स और सोर्स मटेरियल का पूरा स्टैक रखा है ना, वो बेसिकली आर्किटेक्टिंग सिक्योर जेएसपी एंड सर्वलेट वेब एप्लीकेशंस पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। हम इन सभी स्रोतों को आसान और टेक्निकल भाषा में डिकोड करने वाले हैं। मतलब वो सब कुछ जो एक सुरक्षित, स्केलेबल और मेंटेनेबल जावा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी है। सही कहा, ये उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट शॉर्टकट है जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचते हुए इन कॉम्प्लेक्स बैकएंड कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम अपाचे टॉमकैट पर डिप्लॉय होने वाले जेएसपी और सर्वलेट एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर डिजाइन, उनके रिस्क एनालिसिस और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस टेक्निकल सफर की शुरुआत करते हैं। मैं कहूंगी कि इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन विषय है, क्योंकि आज के डिजिटल लैंडस्केप में सिर्फ एक एप्लीकेशन बना देना ही काफी नहीं होता। एक हाईली सिक्योर और रोबस्ट वेब एप्लीकेशन बनाना आजकल एंटरप्राइज सिस्टम्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। हमारे सोर्सेस इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि सॉफ्टवेयर का रिस्क असेसमेंट और उसकी स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी सिस्टम की नींव कमजोर है तो हेवी यूजर लोड आते ही वो कोलैप्स हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। या फिर साइबर अटैक्स के दौरान वो एप्लीकेशन पूरी तरह से फेल हो सकती है। इसलिए आर्किटेक्चर के मूल सिद्धांतों को समझना किसी भी डेवलपर के लिए अनिवार्य है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम एक मजबूत सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला डिजाइन पैटर्न जो दिमाग में आता है वो है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ, जेएसपी और सर्वलेट्स के संदर्भ में ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं बल्कि स्पेगेटी कोड से बचने का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मैं सोच रहा था इसको एक कहानी या एनालॉजी के रूप में पेश करूं। ओ बिल्कुल, बताइए, ये काफी दिलचस्प होगा। जैसे एक रेस्टोरेंट में होता है, एक कस्टमर होता है जो ऑर्डर देता है, एक वेटर होता है जो ऑर्डर लेता है और किचन तक पहुंचाता है, और फिर किचन में शेफ खाना बनाता है। हाँ, ये एनालॉजी MVC पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ पर जो किचन है वो हमारा मॉडल है, वेटर हमारा कंट्रोलर है, और जो खाना कस्टमर के सामने सर्व होता है वो व्यू है। पुराने समय में क्या होता था कि डेवलपर्स जेएसपी फाइल्स के अंदर ही सीधे जावा कोड लिख देते थे, जिसे स्क्रिप्टलेट्स कहा जाता था, जो मेंटेनेबिलिटी के नजरिए से एक डिजास्टर था, क्योंकि किचन और वेटर एक ही जगह मिक्स हो गए थे। सही कहा, और इसको सुलझाने के लिए ही MVC पैटर्न बनाया गया। अगर हम इसको टेक्निकली समझे तो ये एप्लीकेशन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले आता है मॉडल, जो कि एप्लीकेशन का डेटा और बिजनेस लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। मॉडल सीधे डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है। फिर आता है व्यू, जिसका काम सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करना है। जेएसपी एप्लीकेशंस में जो .jsp फाइल्स होती हैं वही व्यू लेयर होती हैं। यहाँ HTML और CSS के माध्यम से यूजर इंटरफेस रेंडर किया जाता है। हाँ, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कंट्रोलर। यूजर इनपुट को मैनेज करना इसका मुख्य काम है। और इस आर्किटेक्चर में सर्वलेट्स आमतौर पर कंट्रोलर की भूमिका निभाते हैं। कंट्रोलर HTTP रिक्वेस्ट्स को इंटरसेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, मॉडल से बात करता है और फिर सही JSP पेज पर रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर देता है। इस सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर एक ही वक्त पर बिना एक दूसरे के कोड को तोड़े अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्चुअल कोड बेस में उतारा जाता है तो एक मेंटेनेबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? स्रोत इस बारे में क्या निर्देश देते हैं? एक मेंटेनेबल प्रोजेक्ट के लिए उसका स्ट्रक्चर सही होना उतना ही जरूरी है जितना कि आर्किटेक्चर। हमारे सोर्सेज इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है सोर्स मेन जावा डायरेक्टरी। यहाँ पर सारी जावा सोर्स फाइल्स और सर्वलेट्स होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आता है सोर्स मेन वेब ऐप फोल्डर। इस जगह पर सारी JSP फाइल्स, HTML, CSS और स्टैटिक रिसोर्सेज रखे जाते हैं। इन सबके बीच स्रोत में एक वेब INF फोल्डर का भी जिक्र आता है, जिसका सिक्योरिटी में काफी बड़ा रोल होता है। हाँ, वेब INF एक ऐसी डायरेक्टरी है जो बाहर से किसी भी वेब क्लाइंट के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। इसके अंदर web.xml फाइल होती है जिसे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहते हैं, जो बेसिकली URL मैपिंग और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करती है। सही कहा।
और इसमें एक लिब फोल्डर भी होता है जहां एप्लीकेशन की सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है ताकि मल्टी डेवलपर टीम्स आसानी से कोड नेविगेट कर सकें। अब एक बार कोड स्ट्रक्चर समझ आने के बाद अगला बड़ा चैलेंज डेटाबेस इंटीग्रेशन का आता है। डेटा को डेटाबेस से सुरक्षित तरीके से एप्लीकेशन तक कैसे लाया जाए? DAO पैटर्न में छुपा है। DAO पैटर्न का मुख्य उद्देश्य डेटाबेस और एप्लीकेशन लेयर्स को अलग रखना है, ताकि अगर कल को सिस्टम को MySQL से PostgreSQL पर माइग्रेट करना पड़े तो सिर्फ DAO लेयर में बदलाव करना पड़े, बाकी पूरा MVC वैसा ही रहे। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल में एक यूजर DAO क्लास का काफी अच्छा उदाहरण दिया गया है। इसमें गेट यूजर बाय ID मेथड का जिक्र है, जिसमें प्री स्टेटमेंट का उपयोग करके SQL क्वेरी रन की जाती है, जैसे select star from users where ID equals question mark। हाँ वही। ये कॉन्सेप्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेटाबेस कनेक्शन लॉजिक को आइसोलेट कर देता है। कंट्रोलर लेयर को पता ही नहीं होता कि डेटा कहाँ से आ रहा है, वो सिर्फ उस मेथड को कॉल करता है, जिससे कोड मेंटेन करना और टेस्टिंग करना काफी आसान हो जाता है। अब यहाँ पर चीजें सच में थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जब डेटा फ्लो होने लगता है तो हैकर्स और अटैकर्स की नजर सिस्टम पर पड़ती है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है किसी भी आर्किटेक्चर का। तो इस आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है? सेशन मैनेजमेंट और हैकर्स से बचाव के क्या तरीके हैं? देखिए, HTTP प्रोटोकॉल इनहेरेंटली स्टेटलेस होता है। सर्वर ये नहीं जानता कि दो लगातार आने वाली रिक्वेस्ट्स एक ही यूजर की हैं। इसलिए सेशन मैनेजमेंट सिक्योरिटी का सबसे पहला स्तंभ है। डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए हमेशा HTTPS का उपयोग होना चाहिए। और सोर्स नोट्स में web.xml के जरिए सेशन टाइमआउट सेट करने की बात भी कही गई है, ताकि सेशन हाईजैकिंग से बचा जा सके। बिल्कुल। अगर यूजर इनएक्टिव है तो सेशन इनवैलिडेट होना चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुकीज़ पर सिक्योर और HTTP ओनली फ्लैग्स लगाना। सिक्योर फ्लैग से कुकीज सिर्फ इनक्रिप्टेड नेटवर्क पर जाती है, और HTTP ओनली से कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जैसे कि जावास्क्रिप्ट उस कुकी को पढ़ नहीं सकती, जिससे इंटरसेप्शन रुक जाता है। सही पकड़ा। सेशन सिक्योर होने के बाद आता है ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC। ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करता है कि यूजर वही है जो वो क्लेम कर रहा है। सोर्स मटेरियल के एक स्निपेट में जिक्र है जहां यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड चेक किया जाता है। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो तो यूजर को dashboard.jsp पर रीडायरेक्ट किया जाता है, वरना वापस login.jsp पर भेज दिया जाता है। हाँ, लेकिन ऑथेंटिकेशन के लिए RBAC का इस्तेमाल होता है ताकि यूजर्स वही देख सकें जिसके उन्हें अधिकार है। एक नॉर्मल यूजर और एक एडमिन के एक्सेस राइट्स अलग-अलग होने चाहिए। इन सब मेजर्स के बावजूद कुछ वल्नरेबिलिटीज ऐसी होती हैं जो हमेशा खतरा बनी रहती हैं। सोर्स नोट्स में 3 सबसे बड़े खतरों का जिक्र है, चलिए उन पर बात करते हैं। पहला है SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन को रोकने के लिए, जैसा कि हमने DAO पैटर्न में देखा, हमेशा पैरामीटराइज्ड क्वेरीज या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का उपयोग करना चाहिए। इससे अटैकर मलिशियस SQL कोड रन नहीं कर पाता। दूसरा खतरा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, या जिसे XSS कहते हैं। इससे बचने के लिए आर्किटेक्चर लेवल पर 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहला, यूजर इनपुट्स को सैनिटाइज करना, और दूसरा, आउटपुट डेटा को एस्केप करना जरूरी है। मतलब जब सिस्टम उस डेटा को व्यू लेयर पर रेंडर करता है तो JSTL टैग्स जैसे cout का उपयोग करके डेटा को एस्केप कर देना चाहिए। बिल्कुल, ताकि ब्राउजर उसे एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट ना समझ बैठे। और तीसरा नाम आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी या CSRF। इसको रोकने का स्टैंडर्ड तरीका है फॉर्म सबमिशंस पर सिंक्रोनाइजर टोकन्स का उपयोग करना। जब फॉर्म रेंडर होता है तो एक टोकन बनता है, और जब फॉर्म सबमिट होता है तो सर्वर उस टोकन को वैलिडेट करता है। अगर टोकन मैच नहीं होता तो रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। ये काफी सॉलिड अप्रोच है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने को कहूंगा, वो है थ्रेड सेफ्टी। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। थ्रेड सेफ्टी बहुत क्रूशल है। असल में सर्वलेट्स इनहेरेंटली मल्टी-थ्रेडेड होते हैं। टॉमकैट सर्वर हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया सर्वलेट ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। वो एक ही इंस्टेंस रखता है और हर रिक्वेस्ट को एक नया थ्रेड दे देता है। ओह, तो इसका मतलब है कि अगर एक ही इंस्टेंस को हजारों थ्रेड्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वही सबसे बड़ी कैच है। डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल्स को थ्रेड्स के बीच शेयर करने से बचना चाहिए। मतलब अगर क्लास लेवल पर यूजर ID सेव कर दी तो एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर के डेटा से ओवरराइट हो सकता है।
एग्जैक्टली इसीलिए हमेशा मेथड्स के अंदर लोकल वेरिएबल्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर थ्रेड का अपना अलग लोकल एग्जीक्यूशन स्टैक होता है। ये छोटी सी गलती प्रोडक्शन में बहुत भारी पड़ सकती है। अब जब कोड बेस सिक्योर हो गया है, तो अगला कदम आता है डिप्लॉयमेंट और परफॉर्मेंस का। डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है इसमें? डिप्लॉयमेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पूरी एप्लीकेशन की एक वॉर फाइल बनाई जाती है जिसे वेब एप्लीकेशन आर्काइव कहते हैं। और इस फाइल को अपाचे टॉमकैट के वेब एप्स डायरेक्टरी में रख दिया जाता है, जहां से वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाती है। हाँ, टॉमकैट उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा चैलेंज होता है। स्रोत में 3 मेन तकनीकों पर जोर दिया गया है। पहला है कैशिंग, जहां बार बार एक्सेस होने वाले डेटा को मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है ताकि डेटाबेस पर लोड ना पड़े। सही। और दूसरा है डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें प्रॉपर इंडेक्सिंग और एफिशिएंट क्वेरीज का उपयोग जरूरी है। एप्लीकेशन चाहे जितनी फास्ट हो, डेटाबेस स्लो होगा तो सब स्लो हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। भारी टास्क को बैकग्राउंड थ्रेड्स पर डाल देना चाहिए ताकि मेन सर्वर थ्रेड फ्री रहे। बिल्कुल। और इन सब को टेस्ट करने के लिए अपाचे JMeter जैसे टूल का उपयोग करके यूजर लोड सिम्युलेट किया जाता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम्स, लेटेंसी और थ्रूपुट को एनालाइज किया जा सके। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टेस्टिंग के बिना बिल्कुल अधूरी है। अब इस पूरे आर्किटेक्चर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल आता है, इन सब का मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग MVC या स्प्रिंग बूट से क्या मुकाबला है? ये एक बहुत वैलिड कंपैरिजन है। JSP और सर्वलेट्स छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सीधे और आसान हैं। इनमें कोई मैजिक नहीं होता, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जहां कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है, वहां पर स्प्रिंग MVC बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन और एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे फीचर्स होते हैं। हाँ, और रोबस्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस भी इनबिल्ट मिल जाते हैं। JSP और सर्वलेट में जो काम मैन्युअली करना पड़ता है, वो स्प्रिंग में फ्रेमवर्क्स खुद संभाल लेते हैं। तो आखिर में अगर हम इस पूरे डिस्कशन का एक सारांश निकालें, तो एक सिक्योरिटी ऑडिट चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? एक आखिरी चेकलिस्ट यही होगी कि सबसे पहले यूजर इनपुट को वैलिडेट और सैनिटाइज करें। दूसरा, HTTPS का उपयोग अनिवार्य है। तीसरा, सही सेशन एक्सपायरेशन लगाएं। और चौथा, रेगुलर सिक्योरिटी कोड रिव्यूज और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते रहें। ये चेकलिस्ट किसी भी एंटरप्राइज लेवल बैकएंड के लिए बहुत जरूरी है। इस चर्चा से एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है कि टेक्निकल फील्ड में चाहे किसी का बैकग्राउंड कुछ भी हो, इन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझना किसी भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम आर्किटेक्चर की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। जब तक किसी को बैकग्राउंड प्रोसेसेस की समझ नहीं होगी, तब तक मॉडर्न फ्रेमवर्क्स की गहराई समझना मुश्किल है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि वेब के लगातार बदलाव के साथ कंटिन्यूअस लर्निंग ही वेब एप्लीकेशंस की इंटेग्रिटी बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है। और इसी से जुड़ा एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने आता है। वो क्या है? जब एक साधारण लेगेसी JSP एप्लीकेशन को आज के एडवांस साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए रेगुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और इतने कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चेकअप्स की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या भविष्य में लेगेसी सिस्टम को मेंटेन करने का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि हर छोटे प्रोजेक्ट को शुरू से ही स्प्रिंग MVC जैसे एडवांस फ्रेमवर्क्स पर बनाना एक चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाएगा? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर सुनने वालों को और टेक कम्युनिटी को आने वाले समय में खुद विचार करना होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।